कहानी की शुरुआत में हम एक कपल रिच और एना को देखते हैं जो एक बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तभी पहाड़ पर चढ़ते वक्त रिच तेजी से ऊपर पहुंच जाता है और जंगल देखने के लिए आगे चला जाता है। तो इसी बीच एना अपना पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। और ये देखते ही एना अपनी रस्सी पकड़कर आहिस्ता से आगे बढ़ने लगती है। तो इसी बीच एना जो ही ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई रिची को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसे देखते ही एना बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसी वक्त एना को भी पहाड़ पर मौजूद कोई आदमी बड़ी तेजी से ऊपर खींचने लगता है। इससे डर कर एना अपनी रस्सी काट देती है और खुद को संभाल कर आहिस्ता से दूसरी रस्सी की तरफ जाने लगती है, लेकिन एना के हाथ फिसलने की वजह से वो भी पहाड़ी के नीचे गिर जाती है। तो उसे वहाँ पर रिची की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही एना डर के मारे जंगल में भागने लगती है। तो इसी बीच एना को जंगल में और भी आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे डर कर एना जो ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में नुकीली वायर लगने की वजह से नीचे गिर जाती है और अचानक उससे भी कोई पीछे से आकर खींच लेता है। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठा न्यूज सुनते जा रहा था, और जो ही आगे जाता है तो रोड ब्लॉक होने की वजह से अपनी गाड़ी रोक लेता है। लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से क्रिस अपनी गाड़ी से उतरकर सामने वाले ट्रक पर मौजूद आदमी से इस सब के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि यहाँ से कुछ मील आगे एक ट्रक उलट गया है, जिसका सारा केमिकल रोड पर बहने की वजह से पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक कर दिया है ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। क्रिस ये सुनते ही अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगता है और रास्ते में अपनी कंपनी वालों को भी इस सब के बारे में बता देता है कि रोड ब्लॉक होने की वजह से उसे लेट हो जाएगी। तभी क्रिस को अपने आगे बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते हुए वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां का मालिक ऐसे लग रहा था जैसे कोई बीमारी में मुब्तला हो। क्रिस उसे देखते ही शहर से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी क्रिस की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस दीवार पर मौजूद एक नक्शा देखकर आगे जाने लगता है, क्योंकि ये रास्ता शहर पहुंचने के लिए शॉर्टकट था। तभी आगे जाता ही क्रिस को वहाँ पर दो और रास्ते नजर आते हैं, जिन्हें देखते ही क्रिस बिना कंफ्यूज हुए लेफ्ट साइड पर जाने लगता है। तो उसे रास्ते में मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस किसी और की गाड़ी के साथ टकरा जाता है और जो ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग क्रिस को देखने लगते हैं, क्योंकि उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो उन्हें देखते ही माफी मांगने लगता है और नुकसान की भरपाई करने का कहता है। इसे सुनते ही वो सभी क्रिस को बताते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर नुकीली वायर बिछा रखी थी। जैसे ही ये सुनकर बताती है कि वो मदद मांगने के लिए पास के एक स्टेशन पर जाएगी ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए, जिसे सुनकर क्रिस उसे बताता है कि पास वाले स्टेशन पर कोई भी फोन नहीं है जिससे वो कॉल कर सकें। जैसे ये सुनता ही क्रिस स्कॉट और कार्ली को अपने साथ लेकर मदद के लिए वहां से चली जाती है ताकि वो इस सुनसान जंगल से बाहर निकल सके, लेकिन फ्रेंसी और इवान गाड़ी के साथ वहीं पर रुक जाते हैं। तभी रास्ते में क्रिस के पूछने पर स्कॉट उसे बताता है कि वो यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन रास्ता भूलने की वजह से यहाँ पर फंस गए। और बातों के दौरान जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है, जो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने अंदर से फाड़ दिया हो। जिसके बाद वो सब भी उसे देखते ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी उन्हें अपने सामने गाड़ी के टायरों पर आग लगी हुई दिखाई देती है। इसे देखते ही क्रिस जान जाता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ जब फ्रेंसी और इवान आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तो अचानक इवान वहाँ से गायब हो जाता है। इसे देखकर फ्रेंसी डर जाती है और उसे देखने के लिए जंगल में जाती है तो उसे वहाँ पर इवान का जूता दिखाई देता है, और जो ही आगे जाती है तो अपने सामने इवान के कान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जो ही पीछे होती है तो वहाँ पर कोई आदमी फ्रेंसी के गले के अंदर नुकीली वायर डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब क्रिस जंगल में सभी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो सभी खुश हो जाते हैं। और जो ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर क्रिस को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हो रहा है, लेकिन उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से क्रिस सभी के साथ घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पर मोबाइल फोन ढूंढने लगते हैं ताकि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकें। इसी बीच क्रिस जो ही एक रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर हर चीज अजीब महसूस होती है, जिन्हें देखकर क्रिस जो ही फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें आदमखोर ने मार कर निकाले थे। वो सभी ये देखते ही डर कर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच सभी आदमखोर भी अपनी गाड़ी पर वहीं पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही क्रिस जेसी के साथ बेड के नीचे छुप जाता है। और जो ही वो आदमखोर अंदर आते हैं तो फ्रेंसी की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देते हैं, जिन्हें देखते ही जेसी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन डर के मारे खामोश रहती है। जिसके बाद वो सभी आदमखोर फ्रेंसी की बॉडी उठाकर अपनी मशीनों के साथ उसे टुकड़े कर देते हैं और उसे खाने के बाद सभी सो जाते हैं। क्रिस उन्हें सोता देखते ही सभी को अपने साथ लेकर खामोशी से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच कार्ली के पाँव की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद एक आदमखोर की आंख खुल जाती है। इसे देखते ही ये सभी घर से बाहर निकलकर पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, और जो ही क्रिस पीछे देखता है तो वो सभी आदमखोर भी अपनी गाड़ी पर बैठकर इनके पीछे लग जाते हैं। क्रिस ये देखते ही सभी के साथ आगे बढ़ने लगता है तो उन्हें वहाँ एक मैदान पर बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर इनसे पहले और भी लोग आए थे जिन्हें आदमखोर ने मार दिया। तभी वहाँ पर किलर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस सभी के साथ एक गाड़ी के पीछे झुक जाता है और जो
जो ही सभी आदमखोर अपनी गाड़ी से उतरकर इन्हें ढूंढने लगते हैं तो क्रिस इनके सामने आकर सभी को अपनी तरफ आने का कहता है ताकि बाकी उनकी गाड़ी में बैठकर भाग सकें। लेकिन इसी बीच वो आदमखोर क्रिस के पांव पर गोली मार देते हैं। इसे देखकर स्कॉट उसे बचाने के लिए आदमखोरों के सामने आ जाता है और जो ही वो आदमखोर स्कॉट के पीछे भागने लगते हैं तो जैसी कार्ली के साथ मिलकर क्रिस को गाड़ी तक ले आती है और वो तीनों अंदर बैठकर वहां से जाने लगते हैं ताकि स्कॉट को गाड़ी के अंदर बिठा सकें। लेकिन इसी बीच एक आदमखोर पीछे से आकर स्कॉट को तीर मार देता है जिसके आर पार होते ही स्कॉट की मौत हो जाती है। जैसे ये देखते ही गाड़ी को और भी तेज चलाने लगती है। लेकिन कार्ली इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो और स्कॉट एक दूसरे को पसंद करते थे और जो ही आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है जिसकी वजह से वो तीनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं ताकि जितनी भी जल्दी हो सके वो रोड पर पहुंच जाएं। लेकिन जमीन पर भी उन्होंने इंसानों को मारने के लिए जाल बिछाए हुए थे जिनसे किसी तरह करके क्रिस बच जाता है और आगे जाकर वो तीनों थके होने की वजह से आराम करने लगते हैं। तो इसी बीच कार्ली को एक टावर दिखाई देता है जिसे देखते ही ये सभी ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर पहुंचते ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो इसी बीच जैसी को वहाँ पर फर्स्ट एड किट मिलती है। इसे देखते ही वो क्रिस के जख्म की बैंडेज कर देती है। तभी कार्ली को वहाँ पर एक रेडियो भी दिखाई देता है जिसे ऑन करके वो मदद मांगने लगती है लेकिन वहाँ पर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। तो इसी बीच वहाँ पर आदमखोर भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर क्रिस उन्हें खामोश रहने का कहता है। तो अचानक ये रेडियो की आवाज ऑन होते ही आदमखोरों को उनके बारे में पता चल जाता है और वो टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ये देखते ही टावर का एंट्री पॉइंट बंद कर देता है ताकि वो अंदर न आ सकें। लेकिन आदमखोर भी ये सब देखकर पूरे टावर को आग लगा देते हैं। कार्ली आग देखते ही एक बॉक्स उठाकर विंडो पर मार देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद वो तीनों एक एक करके टावर से बाहर जंप कर देते हैं और पेड़ों पर जाते ही वो आहिस्ता से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें आदमखोर भी देख लेते हैं जिसकी वजह से कार्ली जो ही आगे आने लगती है तो वहाँ पर एक आदमखोर आकर कार्ली के चेहरे पर एक्स मार देता है जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद क्रिस जैसी को अपने पीछे आदमखोर लाने का कहता है ताकि वो उसे जमीन पर गिरा सके। जैसे ये सुनता ही उन्हें बुलाने के लिए आगे चली जाती है और जो ही आदमखोर सामने आता है तो जैसी भागकर वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर क्रिस बैठा हुआ था। क्रिस आदमखोर को आता देखते ही उस पर लकड़ी मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक चश्मे पर पहुंच जाते हैं और आदमखोरों से बचने के लिए पूरी रात वहीं गुजारते हैं। तभी बातों के दौरान जैसी क्रिस को बताती है कि उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि वो सभी उसके बेस्ट फ्रेंड थे। और सुबह होते ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आगे जाते ही उन्हें रोड दिखाई देता है। इसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर आदमखोर आकर उन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से क्रिस खाई के नीचे गिर जाता है। वो जैसी को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। तभी नीचे गिरते ही क्रिस को वहाँ पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। क्रिस गाड़ी के आगे जाते ही पुलिस वाले से मदद मांगने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और आदमखोर आकर पुलिस वाले की आंख पर तीर मार देता है जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है और क्रिस ये देखते ही गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमखोर जो ही गाड़ी के नीचे देखता है तो क्रिस के न होने की वजह से पुलिस वाले की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त क्रिस भी जैसी को बचाने के लिए उसकी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ वो आदमखोर जैसी को लाकर पेड़ के साथ बांध देते हैं और जो ही उसे मारने लगता है तो बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर रुक जाता है जिसके बाद वो आदमखोर पुलिस वाले की बॉडी लेकर अंदर आ जाता है जिसे देखते ही जैसी और भी ज्यादा डर जाती है। अब आखिर में वो आदमखोर जो ही जैसी को मारने लगता है तो क्रिस बाहर से गाड़ी लाकर घर के अंदर आ जाता है और बाहर निकलते ही जैसी को छुड़ाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और आदमखोर आकर क्रिस को पकड़कर फेंक देता है और जो ही उसे मारने लगता है तो जैसी पीछे से आकर तीर उठाकर आदमखोर को मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और भी आदमखोर आ जाता है और वो जैसी पर हमला करने लगता है। इसे देखते ही क्रिस उसके गले पर चेन बांध देता है और आगे आते ही जैसी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। अब ये सब करने के बाद वो दोनों घर से बाहर निकलकर गाड़ी के ऊपर मौजूद फ्यूल पर गोली मार देते हैं जिसकी वजह से सारा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद ये दोनों एक गाड़ी पर बैठकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जिन्हें देखते ही स्टेशन का मालिक अपना डोर बंद कर देता है और क्रिस गाड़ी से नीचे उतरकर वहां पर मौजूद नक्शा उतार देता है जिसे कहानी के शुरू में क्रिस ने देखा था और वापस गाड़ी के अंदर बैठकर जैसी के साथ वहां से चला जाता है। और कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावना जंगल देखते हैं जिसके बीचों बीच किम्बरली अपनी गाड़ी पर एक शूटिंग के लिए जा रही थी क्योंकि किम्बरली एक मॉडल होने के साथ साथ बहुत अच्छी एक्टर भी थी जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने उसे एक शो करने के लिए अपने पास बुलाया था जिसे वो अपना ब्रांड फेमस करने के लिए जंगल में कर रहा था। तभी जाते हुए किम्बरली को अपने सामने दो रास्ते नजर आते हैं जिन्हें देखते ही वो अपने प्रोड्यूसर से इस सब के बारे में पूछने लगती है। प्रोड्यूसर ये सुनते ही किम्बरली को पेपर मिल के रास्ते पर आने का कहता है क्योंकि वो सभी अपना शो उसी रास्ते पर कर रहे थे। तभी रास्ते में किम्बरली की गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे देखते ही किम्बरली बहुत ज्यादा डर जाती है और जो ही अपनी गाड़ी से उतरकर करीब जाती है तो उसे मरा हुआ समझकर मदद मांगने लगती है। लेकिन जंगल में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था जिसकी वजह से किम्बरली जो ही उस आदमी के पास
जाती है तो वो अब तक भी जिंदा था। लेकिन इसी बीच वो आदमी अचानक से किम्बरली पर हमला कर देता है और उसके पूरे होंठ को काट कर खा जाता है, जिसकी वजह से किम्बरली जोर जोर से चीखने लगती है और डर के मारे जो ही पीछे जाती है तो वहाँ पर एक और आदमी आकर अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे मालूम हो जाता है कि इस जंगल में आदमखोर रहते हैं। और यह करते ही वो दोनों आदमखोर किम्बरली के बॉडी पार्ट्स उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस शो का होस्ट था, जिसमें किम्बरली के अलावा 5 और मेंबर भी शामिल थे जो एपोकलिप्स नाम के शो को अटेंड करने वाले थे, क्योंकि ये पूरा शो एक सर्वाइवल पर था ताकि वो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दे सकें, जिसकी वजह से वो सभी जंगल में चारों तरफ कैमराज लगा देते हैं ताकि हर मेंबर पर नजर रख सकें। तभी हम माइकल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो इस शो का प्रोड्यूसर था। माइकल जो ही डेल के कहने पर गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर किम्बरली के अलावा बाकी सभी एक्टर मौजूद थे जो अब तक भी नहीं पहुंचे थे। माइकल ये देखते ही सेकंड एक्टर मारा को शो में हिस्सा लेने का कहता है, जिसे सुनते ही वो माइकल की बात मान जाती है क्योंकि मारा उसे पसंद करते थे। इसके बाद डेल सभी मेंबर को अपने साथ लाकर शो में मौजूद स्टंट के बारे में बताने लगता है और वो सभी के पेयर बनाकर उन्हें एक छोटी टीम बना देता है और सभी को एक लॉकेट भी पहना देता है, जिससे उनका चैनल फेमस हो जाएगा क्योंकि वो सभी जो कुछ भी करेंगे उनकी एक वीडियो बन रही थी। डेल ये कहते ही सभी के स्टंट पर जाने से पहले उनके मोबाइल फोन ले लेता है ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर सकें, जिसके बाद वो सभी अपना स्टंट पूरा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो इसी बीच हम गाड़ी में मौजूद कैमरास के अंदर विक को देखते हैं, जिसे सुसु करने के दौरान एक आदमखोर पीछे से आकर विक का गला काट देता है और मौत होते ही विक की बॉडी उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। तो दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं जो पेड़ पर कैमरा लगाने के बाद जो ही अपने व्हीलर पर बैठकर जाने लगता है तो टायर पंचर होने की वजह से पैदल चलने लगता है। लेकिन इसी बीच एक आदमखोर आकर डेल पर तीर मारने लगता है, जिससे बचकर डेल एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तो उसी वक्त डेल की साइड पर एक कुल्हाड़ी आ लगती है। इसे देखते ही डेल अपना चाकू निकाल कर आदमखोर पर मार देता है, लेकिन इसका आदमखोर पर जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू निकाल कर अपने ही खून को चाटने लगता है, जिसे देखने के चक्कर में डेल जो ही पीछे होता है तो वहाँ पर एक और आदमखोर आकर डेल को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम नीना और मारा को देखते हैं जो जंगल में अपने स्टंट को ढूंढ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें भी अपना स्टंट मिल जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों भाग कर रिवर पर पहुंच जाती हैं और अपना मिशन पूरा करने के लिए मारा जो ही रेड फ्लैग देखती है तो उसे उतारने के लिए जो ही पेड़ पर जाती है तो स्लिप होने की वजह से पानी में गिर जाती है और जो ही पानी से बाहर निकलती है तो मारा कार्ड फ्लैग बॉक्स के अंदर डाल देती है क्योंकि उन्होंने यह मिशन टाइम पर मुकम्मल करना था, जिसे पूरा करते ही वो दोनों खुश होकर आगे बढ़ने लगती हैं। तो दूसरी तरफ माइकल भी जैक और एलेना को अपने साथ लेकर नदी किनारे पर पहुंच जाता है और अपना चैनल फेमस करने के लिए दोनों की एक साथ वीडियो बनाने लगता है ताकि लोग सिर्फ उन्हें ही देखें। लेकिन जैक ये कहते ही उसे मना कर देता है क्योंकि ये वीडियो उसके फैमिली मेंबर भी देख रहे थे और ये कहते ही जैक वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेना खुद को फेमस करना चाहती थी ताकि हर किसी की नजर उस पर रहे, जिसकी वजह से वो माइकल को अपनी वीडियो बनाने का कहती है। दूसरी तरफ जब मारा और नीना आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में एलेना और माइकल को एक साथ देखकर मारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के कहने पर कर रही थी। नीना ये देखते ही मारा को हौसला देकर आगे बढ़ने का कहती है। तो इसी बीच उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है। इसे देखते ही वो दोनों अंदर जाकर पूरे घर को चेक करने लगती हैं। तो इसी बीच मारा को वहाँ पर आदमखोर की फैमिली की पिक्चर दिखाई देती है जिसमें माँ, पा, सिस्टर और ब्रदर शामिल थे। तभी पिक्चर देखते वक्त उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है। मारा और नीना यह सुनकर जो ही रूम के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर माँ अपनी बेटी के साथ एक बच्चे को जन्म दे रही थी और जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर जैसी थी। लेकिन इसी बीच सिस्टर मारा और नीना को देख लेती है, जिससे डर कर वो दोनों अपने रूम को लॉक कर देती हैं। लेकिन सारी विंडोज बंद होने की वजह से ये दोनों बाथरूम के होल से नीचे उतर कर बाहर आ जाती हैं और आदमखोरों से डर कर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन इसी बीच पा वहाँ आकर मारा के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है और नीना ये देखते ही वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। पा जो ही उसे ढूंढने के लिए आगे आने लगता है तो माँ उसी वक्त एक गाड़ी पर आदमखोर को लेने के लिए आ जाती है, जिस पर मारा की डेड बॉडी बंधी हुई थी और वो मारा की उंगली चबाकर बाहर फेंक देती है। इसे देखते ही नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो आदमखोर गाड़ी पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब माइकल वीडियो बनाकर वहाँ से जाने लगता है तो एलिना वहाँ पर रुक जाती है, जिसे पेड़ों के पीछे छुपा ब्रदर भी देख रहा था। लेकिन इसी बीच सिस्टर वहाँ आकर अपने भाई को मारने लगती है क्योंकि वो उससे जेलस हो रही थी और गुस्से में आते ही जंगल से बाहर निकलकर एलिना पर हमला कर देती है। सिस्टर एलिना के जिस्म पर इतने चाकू मारती है कि उसकी स्केलेटन भी नजर आने लगती है। दूसरी तरफ जब डेल होश में आता है तो अपने सामने एक आदमखोर को देखता है जो विक की बॉडी काट कर उसे खाने के लिए तैयार कर रहा था और अचानक ही चाकू उठाकर जो ही डेल को मारने लगता है तो वो उसे जमीन पर गिराने के बाद अपनी रस्सी काट देता है, जिसके बाद आदमखोर और डेल आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच लड़ाई के दौरान वो आदमखोर जो ही अपनी गन उठाने लगता है तो डेल उसके हाथों से गन छीन कर उसे ही शूट कर देता है। दूसरी तरफ जब माइकल जो ही गाड़ी में आकर कैमरास चेक करने लगता है तो वहाँ पर माँ और पा चुपके से आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और जो ही चलाकर
देखकर आगे जाने लगते हैं तो माइकल के देखने पर पाव उसे पकड़कर शोल्डर पर तीर मार देता है। तो दूसरी तरफ जब जोनेस और एम्बर अपना स्टंट पूरा करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बारबेक्यू बना हुआ मिलता है। जोनेस उसे देखते ही अपने मिशन का हिस्सा समझकर एम्बर के साथ वहां से ले जाता है और अपनी जगह पहुंचते ही जैक के साथ उसे खाने लगते हैं। तो इसी बीच नीना भी भागते भागते वहीं पहुंच जाती है और उन्हें इस सब के बारे में बता देती है। लेकिन जोनेस ये सुनते ही नीना की बातों को मजाक समझने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि यह भी हमारे मिशन का एक हिस्सा है। नीना ये सुनते ही जोनेस पर गुस्सा होने लगती है और जो ही सभी को लेकर वहां से जाने लगती है तो उन्हें बॉबी के ऊपर किम्बरली का टैटू दिखाई देता है जो उसकी टांग पर था, जिससे मालूम हो जाता है कि जैक, एम्बर और जोनेस बारबेक्यू की बजाय किम्बरली की टांग खा रहे थे। जिसे देखते ही ये सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते वक्त उन्हें रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देखने के लिए जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर ब्रदर और सिस्टर उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखते ही नीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते जमीन पर मौजूद एक होल के अंदर गिर जाती है, जिसे आदमखोरों ने इंसानों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेकिन जैक, एम्बर और जोनेस उन दोनों के साथ लड़ने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान वो सभी उन्हें गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो रास्ते में जैक, एम्बर और जोनेस को पेपर मिल पर जाने का कहता है और यह भी कि वो नीना को ढूंढकर वहीं पहुंच जाएगा। एम्बर और जोनेस ये सुनते ही पेपर मिल की तरफ जाने लगते हैं और जैक नीना की आवाज का पीछा करने लगता है और आखिरकार उसी होल पर पहुंच जाता है जहां पर नीना गिरी हुई थी। जैक नीना को होल के अंदर देखते ही अपना हाथ देकर ऊपर खींचने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका शोल्डर मिस प्लेस हो जाता है, जिससे नीना के सेट करते ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और एक खाई के सामने आ जाते हैं। तभी सिस्टर भी इनका पीछा करते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर जैक और नीना पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखते ही वो दोनों नीचे पानी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ डेल को भी जंगल में एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही उसे वहाँ पर मेनार्ड नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जिससे बात करते ही डेल अपने जख्म पर टांके लगा देता है और जो ही एक आदमखोर को मारने के बारे में बताता है तो वो आदमी गुस्से में आकर डेल पर हमला कर देता है, कहता है कि वो मेरा बेटा था। डेल ये सुनते ही वहाँ से एक डायनामाइट उठाकर मेनार्ड की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही मेनार्ड की मौत हो जाती है और डेल वहाँ से सभी डायनामाइट उठाकर अपने तीरों पर लगा देता है ताकि वो यहाँ पर मौजूद सभी आदमखोरों को मार सके। दूसरी तरफ जब एम्बर और जोनेस पेपर मिल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जोनेस आदमखोरों के जाल के अंदर फंस जाता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में एम्बर भी उसी के साथ उल्टी लटक जाती है। तभी वहाँ पर पा और ब्रदर भी आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देखते ही पा अपने बेटे को तीर देगा उन्हें मारने का कहता है, जिसे लेते ही वो आदमखोर दोनों को एक तीर के साथ मार देता है। दूसरी तरफ जैक और नीना भी आदमखोरों से भागकर पेपर मिल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी नीना जो ही रूम में मौजूद एक अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक बच्ची की लाश दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो दोनों डर कर जो ही बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर गाड़ियों का स्टॉक दिखाई देता है, जिनमें उनकी अपनी गाड़ी भी शामिल थी। तभी वो दोनों माइकल के चीखने की आवाज सुनकर जो ही गाड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ माइकल की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखते ही जैक जान जाता है कि ये आदमखोरों का एक जाल है और अचानक ही वहाँ पर पा आकर जैक को बेहोश कर देता है। रात को जब नीना होश में आती है तो अपने सामने माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो माइकल की बॉडी के टुकड़े कर रही थी। तभी सिस्टर ये देखते ही नीना को बेहोश करके अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बांध देती है और जो ही सभी खाना खाने लगते हैं तो ब्रदर अपनी चेयर से उठकर नीना को खाना खिलाने लगता है और माँ माइकल की बॉडी के वेस्ट मटेरियल एक ग्राइंडर में डाल देती है, जिसे ऐसा करते हुए डेल भी देख लेता है, क्योंकि वो भी मिल के अंदर पहुंच गया था। और जो ही आगे बढ़ता है तो वो सभी डेल की आवाज सुनकर जान जाते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है, जिसे देखने के लिए ब्रदर और सिस्टर जो ही गैराज के अंदर जाते हैं तो डेल उन्हें अपने बिछाए हुए जाल में लाकर ब्रदर पर डायनामाइट वाला तीर मार देता है, जिसके ब्लास्ट होता ही दोनों की मौत हो जाती है और डेल वहाँ से भागकर नीना के पास आ जाता है, जिसे चेयर से छुड़ाते ही जैक को बचाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पा आकर डेल को तीर मारने लगता है, क्योंकि डेल बहुत ही बहादुर इंसान था, जिसकी वजह से माँ वहाँ आकर डेल की गर्दन पर नुकीली वायर मार देती है, जिसके लगते ही डेल की मौत हो जाती है और वो दोनों अपने बच्चों के कपड़े देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जैक को पकड़कर ग्राइंडर के अंदर डालने लगते हैं। लेकिन इसी भी नीना वहाँ आकर आदमखोर पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन का मांस काट देती है, जिसे देखने के बाद माँ जो ही उसके पास जाती है तो नीना चेंज ओवर करके दोनों पर लकड़ी का स्टैंड मार देती है, जिसके लगते है वो दोनों ग्राइंडर के अंदर गिर कर कीमा कीमा हो जाते हैं। अब आखिर में सब कुछ खत्म होने के बाद जैक और नीना वहाँ से गाड़ी लेकर जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तो इसी बीच हम एक और आदमखोर को भी देखते हैं जो माँ और पा के बच्चे को फीड कर रहा था। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।